हेलो दोस्तों, मेरा नाम इमरान है और जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बोला था और प्रॉमिस किया था कि इस क्लास की इस सीरीज़ की जितनी भी टॉपिक है मैं वो सारे कवर कराऊंगा। मैक्रो इकोनॉमिक्स हम अभी कर रहे हैं, तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो फर्स्ट टॉपिक है जो हमारा, उस टॉपिक का नाम है डिफरेंस बिटवीन इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स। लास्ट क्लास में हमने इसकी डेफिनेशंस वगैरह देख ली थी कि क्या चीज़ें होती हैं। आप पहले पिछली वीडियो देख लेना इस वीडियो करने से पहले, तभी आपको थोड़ा बहुत समझ में आएगा। वरना अगर आप नए हैं और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तब भी कोई ऐसा इशू नहीं है, आप यहाँ से भी कंटिन्यू कर सकते हैं। बस ये है कि यहाँ पे जो पहले के टॉपिक हो चुके हैं वो यहाँ कवर नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स के बीच का डिफरेंस। तो सबसे पहला डिफरेंस जो आता है वो हमारे पास आता है मीनिंग। जिस तरीके से मैंने आपको ये 3 कॉलम में करवाया है, बेसिस ऑफ डिफरेंस इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स, इस तरीके अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो आप इसी तरीके से नोट्स बनाइएगा, और एग्जाम में अगर आप इसी नोट्स से पढ़ के जा रहे हो तो आप इसी नोट्स के तरीके से करिए, 3 कॉलम बना के करिए। इससे क्या होता है, टीचर को इंप्रेशन अच्छा पड़ता है कि हाँ, जो स्टूडेंट है जो एग्जाम दे रहा है उसके नॉलेज है कि किस तरीके से क्वेश्चन प्रेजेंट करना है। ये एक अच्छी प्रेजेंटेशन मानी जाती है, इसलिए आप कोशिश करें कि आप इसी तरीके से इसी तरीके से आंसर लिखे अपने क्वेश्चन का। ठीक है, तो 3 कॉलम हमने बनाया, बेसिस ऑफ डिफरेंस, फिर है इंटरमीडिएट गुड्स और तीसरा है फाइनल गुड्स। तो पहला पॉइंट जो हमेशा स्टार्ट होता है वो क्या आता है, मीनिंग। किसी भी चीज़ का अगर हम डिफरेंस करते हैं तो सबसे पहले हमें मीनिंग देनी पड़ती है। तो मीनिंग का क्या है यहाँ पर देखिए। तो इंटरमीडिएट गुड्स की मीनिंग क्या होती है, दोज गुड्स विच आर विद इन द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन एंड आर यूज फॉर मेकिंग फाइनल गुड्स और एडिंग द वैल्यू इन द एग्जिस्टिंग गुड्स। मतलब हमें पता है, हमने पहले भी देखी हुई है इंटरमीडिएट गुड्स की डेफिनेशन, वो गुड्स जो क्या होते हैं, विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन होते हैं। विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन होने का मतलब क्या है, ऐसे गुड्स जो प्रोडक्शन के लिमिट के अंदर होते हैं। प्रोडक्शन के लिमिट के अंदर होने का मतलब कि उस पर अभी प्रोडक्शन किया जा सकता है, उस पर गुंजाइश है कि हम अभी और प्रोडक्शन कर सकते हैं। ठीक है, वो गुड्स कौन से होते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स। आगे देखिए, आर यूज्ड फॉर एंड आर यूज्ड फॉर मेकिंग फाइनल गुड्स, और हम किस लिए यूज कर सकते हैं उन्हें, फाइनल गुड्स बनाने के लिए भी यूज कर सकते हैं। और एडिंग द वैल्यू इन द एग्जिस्टिंग गुड्स, और हम उन्हें एग्जिस्टिंग जो गुड्स हैं हमारे पास उनमें वैल्यू एडिशन करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो ये सारी डेफिनेशन किसकी थी, इंटरमीडिएट गुड्स की, जो प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन के अंदर होते हैं, जो फाइनल गुड्स बनाने के लिए यूज होते हैं, और साथ में हम इसका यूज इसलिए भी कर सकते हैं जो एग्जिस्टिंग गुड्स है उनकी वैल्यू एडिशन के लिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास फाइनल गुड्स की डेफिनेशन। फाइनल गुड्स की डेफिनेशन देखिए क्या है, दोज गुड्स विच आर अवेलेबल फॉर फाइनल कंजम्पशन और फाइनल इन्वेस्टमेंट आर नोन एज फाइनल गुड्स। ये वो गुड्स होते हैं जो सिर्फ फाइनल कंजम्पशन के लिए यूज किया जाते हैं। फाइनल कंजम्पशन का मतलब होता है कि आपने सामान खरीदा और आप उसे यूज किस लिए कर रहे हैं, अपने पर्पज के लिए। आप अगर खाने पीने की चीज खरीद रहे हो, आप अपने पर्पज के लिए खरीद रहे हो, आप अपने खाने के लिए, अपने परिवार के खाने के लिए खरीद रहे हो वो चीजें। ठीक है, वो गुड्स कौन से होते हैं, फाइनल गुड्स होते हैं। मतलब फाइनल कंजम्पशन यहाँ पर आ जाता है, वो गुड्स हो जाते हैं हमारे फाइनल गुड्स। ठीक है, और इसी तरीके से इसको फाइनल इन्वेस्टमेंट के लिए भी यूज किया जाता है। फाइनल इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, जैसे कि आपने घर खरीदा, बिल्डिंग खरीदी, और किस लिए खरीदी, आप अपने रहने के लिए वो बिल्डिंग खरीद रहे हो, तो वो चीज क्या हो जाएगी, फाइनल गुड्स हो जाएगी, फाइनल इन्वेस्टमेंट हो जाएगी वो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है रीसेल। रीसेल का मतलब क्या है, बेचना। तो जो इंटरमीडिएट गुड्स हैं, दीज गुड्स कैन बी रीसोल्ड फॉर अर्निंग प्रॉफिट ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। मतलब ये जो गुड्स है वो खरीदे इसलिए जाते हैं कि हम इसे दोबारा बेच सके। ऐसे गुड्स जो हमने इसलिए खरीदे ताकि हम इसे दोबारा बेच सके। फॉर एग्जाम्पल, एक पेड़ था, उसकी लकड़ी कटी और हमने लकड़ी खरीद ली। ठीक है, आप जो लकड़ी खरीदी, मैं सिर्फ क्या है, एक डीलर हूँ जो लकड़ी की डील करता हूँ। ठीक है, मैंने वो लकड़ी किसको बेच दी, फर्नीचर वाले को बेच दी। तो मैंने वो लकड़ी किस लिए खरीदी थी, आगे बेचने के लिए खरीदी थी। तो ऐसे गुड्स जो आगे बेचने के लिए खरीदे जाते हैं ताकि प्रॉफिट हो सके, वो गुड्स कौन से होते हैं, रीसेल गुड्स, सॉरी इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं। और फाइनल गुड्स कौन से गुड्स होते हैं, दीज गुड्स आर नॉट परचेज फॉर सेल और रीसेल। ये गुड्स ऐसे होते हैं जो सेल और रीसेल के लिए नहीं होते हैं। मतलब ये गुड्स इसलिए खरीदे जाते हैं ताकि आप अपने पर्पज के लिए खरीद रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आप मान के चलो खाना खरीद रहे हो, खाने की चीजें खरीद रहे हो, या कपड़े खरीद रहे हो, आप किस लिए खरीद रहे हो, अपने लिए खरीद रहे हो, आप आगे थोड़ी ना बेचोगे उन्हें, है ना। तो वो चीज यहाँ पे कवर नहीं होती कि आपने अगर कोई सामान खरीदा है तो आप सिर्फ उसे अपने लिए ही यूज करोगे, ये चीज यहाँ पे कवर होती है। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट आता है यूज। यूज का मतलब क्या है कि इनको किस तरीके से यूज किया जा सकता है। इंटरमीडिएट गुड्स का मतलब क्या है, इनको कैसे यूज किया जा सकता है। जैसे डेफिनेशन में ही देखा था, इनको हम फाइनल गुड्स बनाने के लिए यूज कर सकते हैं, और सेकंड पॉइंट में देखा कि हमें प्रॉफिट कमाने के लिए भी बेच सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 यूज हो गया, फाइनल गुड्स बनाने के लिए और दूसरा प्रॉफिट कमाने के लिए बेचना। यहाँ पे 2 यूज हो गया किसके, इंटरमीडिएट गुड्स के। फाइनल गुड्स का यूज क्या है, दीज गुड्स आर यूज बाय फाइनल कंजम्पशन फॉर द फॉर देयर सेटिस्फेक्शन। मतलब
ये गुड्स इसलिए परचेज करे जाते हैं, इसलिए खरीदे जाते हैं ताकि जो पर्सन इन्हें खरीद रहा है वो अपना सेटिस्फेक्शन लेवल अचीव कर सके, मतलब वो सेटिस्फाई हो सके, फाइनल कंजम्पशन कर सके उसका, मतलब खाने पीने की चीज़ें हैं वो जो भी खरीद रहा है वो अपने लिए खरीद रहा है ताकि वो खुद कंज्यूम कर सके। तो यहाँ पर फाइनल गुड्स का सिर्फ एक ही यूज़ आता है जहाँ पर फाइनल कंजम्पशन कर सके वो, ठीक है। नेक्स्ट आता है वैल्यू एडिशन। फोर्थ पॉइंट है हमारे पास वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन का मतलब क्या होता है? वैल्यू एडिशन का मतलब ये है कि हम यहाँ पे वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, मतलब वैल्यू ऐड कर रहे हैं। जैसे हमने ऊपर डेफिनेशन में देखा था कि एग्जिस्टिंग गुड्स में क्या कर रहे हैं, वैल्यू एडिशन करते हैं, मतलब उसकी एक तरह से वैल्यू बढ़ा रहे हैं, ठीक है। जो चीज़ पहले 100 रुपए की बिक रही थी, हमने उसमें कुछ ऐसा काम कर दिया जिसकी वजह से अब वो 150-200 की बिक रही है, तो वो चीज़ क्या कहलाती है? वैल्यू एडिशन कहलाती है। ये किस तरीके से हो सकती है वैल्यू एडिशन? मान के चलिए आप एक टेबल है, आपने टेबल बनाई, आपने उसमें सिर्फ 4 पैर लगा दिया और ऊपर का सरफेस बना दिया। अभी टेबल सिर्फ आपकी कितने की बिक रही है? 100 रुपए की, 200 रुपए की, अभी मान के चलते हैं 1000 रुपए की वो टेबल बिक रही है, ठीक है। लेकिन वहीं अब अगर आपने उसमें थोड़ी डेकोरेशन कर दी और अच्छी तरीके से उसमें और फर्निशिंग वगैरह करके उसके डिज़ाइन वगैरह बनवा दी और अच्छी तरीके से डेकोरेशन करवा दी, तो ये चीज़ क्या होगी? आपने उसमें थोड़ा खर्चा करवाया, जिससे क्या हो गई, अब वो टेबल 1000 के बदले 1500-2000 में बिकेगी, तो वैल्यू क्या होगी? यहाँ पे ऐड हो गई, मतलब वैल्यू बढ़ गई उसकी, तो ये चीज़ क्या हो जाती है? वैल्यू एडिशन हो जाती है। तो इंटरमीडिएट गुड्स में देखो, इंटरमीडिएट गुड्स में क्या होता है? प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर होते हैं वो, मतलब उसमें लिमिट होती है, गुंजाइश होती है कि प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो उसी लेवल पर हम क्या चाहते हैं कि हमारी जो टेबल बन के तैयार हुई है, हम क्या कर सकते हैं उसमें और ज़्यादा उसमें वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, जितना हम चाहें उतना वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। तो देखो इंटरमीडिएट गुड्स में क्या लिखा हुआ है? देयर इज एक्सपेक्टेशन ऑफ वैल्यू एडिशन इन दीज गुड्स। यहाँ पर वैल्यू एक्सपेक्टेशन होती है किसी की वैल्यू एडिशन की, कि यहाँ पे जो गुड्स बन रहे हैं यहाँ पे एक्सपेक्टेशन होती है किसी की, ताकि हम वैल्यू एडिशन कर सकें। क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पे ये प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर होते हैं। प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर मतलब अभी इनमें प्रोडक्शन किया जा सकता है, तो वो चीज़ क्या हो जाती है? हमारी वैल्यू एडिशन पॉसिबल हो जाता है उस केस में। वहीं फाइनल गुड्स में आ जाते हैं। फाइनल गुड्स क्या होते हैं? जो फाइनल बन के तैयार हो गए, मतलब लास्ट में जो कंज्यूमर को बेचने के लिए हमने खरीदे, बना रहे हैं, कंज्यूमर को बेचने के लिए जो हम सामान बना रहे हैं वो क्या होता है? फाइनल गुड्स होता है। या तो ऐसे गुड्स में कोई गुंजाइश नहीं होती प्रोडक्शन करने की, ठीक है। मान के चलो जैसे कि एक बेड आप खरीदने गए, जो आप घर में यूज़ कर रहे हो, बेड है, वो बेड हो गया, टेबल हो गया, आप कुछ भी यूज़ कर रहे हो। अब उस जो टेबल और बेड जो आप खरीद रहे हो उस पर सारा काम हो चुका है, वो बेचने के लिए रखा हुआ है शोकेस में, ठीक है। वो आपको दिखाने के लिए है कि आप ये खरीद सकते हो। तो अब उसमें कोई प्रोडक्शन हो सकता है? उसमें कुछ प्रोडक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि वो बन के तैयार हो चुका है वो सामान। तो जो सामान बन के तैयार हो जाता है उसे फाइनल गुड्स कहते हैं। और जो फाइनल गुड्स होता है जो बन के तैयार हो जाता है सामान, उसमें वैल्यू एडिशन नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता, ठीक है। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास क्रॉसिंग द प्रोडक्शन बाउंड्री। क्रॉसिंग द प्रोडक्शन बाउंड्री मतलब ऐसे गुड्स जो किस लिए यूज हैं, जो प्रोडक्शन बाउंड्री को क्रॉस कर रहे हैं। जैसे कि हमने डेफिनेशन में देख रखा है, तो आपको पता है ये इंटरमीडिएट गुड्स कैसे होते हैं? जो विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्री होते हैं, मतलब उसमें प्रोडक्शन किया जा सकता है। तो दीज गुड्स आर नॉट एबल टू क्रॉस द प्रोडक्शन बाउंड्री। तो ये जो गुड्स होते हैं ये प्रोडक्शन बाउंड्री क्रॉस नहीं कर पाते हैं विदाउट एनी चेंज और वैल्यू एडिशन इनटू देम। और तब तक नहीं कर सकते जब तक उसमें कोई चेंज ना हो जाए या वैल्यू एडिशन ना हो जाए, तब तक वो प्रोडक्शन बाउंड्री अपनी क्रॉस नहीं कर सकते। आखिर जैसे ही उसमें कुछ चेंज हो गया, जैसे कि मैंने बताया आपको टेबल वगैरह थी, उस पर आपने अच्छे से फर्निशिंग वगैरह कराई, इसकी पॉलिशिंग वगैरह करवाई, बहुत अच्छी डेकोरेशन करवा ली, अब उसमें चेंज हो ही नहीं सकता, मतलब अब जितना काम हो चुका है वो इनफ है, उसके आगे कोई काम नहीं हो सकता। तो वो चीज़ क्या हो जाएगी? अब उसमें प्रोडक्शन हो ही नहीं सकता, तो वो प्रोडक्शन बाउंड्री क्रॉस कर चुका है, ठीक है। लेकिन इंटरमीडिएट गुड्स में क्या होता है? ऐसे गुड्स होते हैं जो प्रोडक्शन बाउंड्री क्रॉस नहीं करते, मतलब फर्निशिंग पॉलिशिंग से जो पहले वाला जितना भी स्टेज है टेबल का, वो सारा इंटरमीडिएट गुड्स में आएगा, ठीक है। आगे देखते हैं फाइनल गुड्स। दीज गुड्स क्रॉस द प्रोडक्शन लाइन एंड आर अवेलेबल फॉर फाइनल कंजम्पशन। जो फाइनल गुड्स होते हैं ये किस लिए होते हैं? ऐसे गुड्स जो क्या करते हैं? प्रोडक्शन लाइन को क्रॉस करते हैं, ठीक है, प्रोडक्शन लाइन को क्रॉस कर देते हैं और अवेलेबल होते हैं फाइनल कंजम्पशन के लिए। फाइनल कंजम्पशन के मतलब जो कंज्यूमर जो खरीद रहा है उसके लिए वो अवेलेबल होते हैं फाइनल कंजम्पशन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास इंक्लूडेड नेशनल इनकम। नेशनल इनकम में इंक्लूड होता है या नहीं होता? आप खुद देखिए इंटरमीडिएट गुड्स में क्या है। इंटरमीडिएट गुड्स का मतलब क्या है? द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ दीज गुड्स इज नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। पहले आप ये समझिए कि इंटरमीडिएट गुड्स की जो मॉनेटरी वैल्यू होती है, मतलब जो हम उसे सामान उसे बेच रहे हैं, मतलब इंटरमीडिएट गुड्स जो हमने बनाया उसे उसी टाइम बेच दिया प्रॉफिट कमाने के लिए। अभी पीछे देखा था इंटरमीडिएट गुड्स प्रॉफिट कमाने के लिए क्या कर सकते हैं? बेच सकते हैं। तो जो प्रॉफिट कमाने के लिए उसे बेच दिया, तो वो चीज़ यहाँ पे क्या होती है? नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। यहाँ पे इंक्लूड नहीं होती। क्यों नहीं होती? इसके पीछे रीजन ये है, देखो आपको पता है इंटरमीडिएट गुड्स
किस लिए यूज होते हैं, फाइनल गुड्स बनाने के लिए भी यूज होते हैं, या आप किस लिए यूज कर सकते हो उसे, एग्जिस्टिंग वैल्यू में वैल्यू एडिशन करने के लिए भी यूज कर सकते हो। इतना तो आपको क्लियर है। तो ये इंक्लूड क्यों नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे ये गुड्स फाइनल गुड्स बनाने के लिए भी यूज होते हैं और इंटरमीडिएट गुड्स के लिए भी होते हैं। अगर आप इसे आज इंक्लूड कर रहे हो कि आपने, जैसे एग्जांपल समझते हैं, आपने लकड़ी खरीदी, एक टिम्बर वाले से लकड़ी खरीद लिया आपने, ताकि आप क्या कर सको, उसे टेबल वगैरह बना सको, ठीक है। तो जब उसने आपको ये लकड़ी बेची, जो टिम्बर वाला था उसने आपको लकड़ी बेची, तो उसके पास इनकम आई होगी, तो उसने उस टाइम उसे नेशनल इनकम में इंक्लूड कर दिया। अभी मान के चलते हैं इंक्लूड कर दिया नेशनल इनकम में, वहाँ पे उसने इंक्लूड कर दिया, ठीक है। अब आपने जो लकड़ी खरीदी थी, लकड़ी खरीदने के बाद आपने टेबल वगैरह बनाई, अब टेबल खरीदी बना के आपने उसे बेचा किसी पर्सन को, तब इनकम आई, आपने उसे भी इंक्लूड कर दिया। तो यहाँ पर डबल काउंटिंग हो गई ना, एक बार इंटरमीडिएट गुड्स बेचने पर काउंटिंग हो गई और एक बार नहीं, और एक बार फाइनल गुड्स बेचने पे भी काउंटिंग हो गई। तो यहाँ पे डबल काउंटिंग हो गई। तो नेशनल इनकम में कभी भी डबल काउंटिंग नहीं होती है, ठीक है। तो ये हमेशा एक बार काउंट होगा, वो कब होगा, जब फाइनल गुड्स तैयार होगा। तो कभी भी इंटरमीडिएट गुड्स जब बेचा जा रहा है, किस लिए बेचा जा रहा है, प्रॉफिट कमाने के लिए, तो उस केस में ये इंक्लूड नहीं होगा नेशनल इनकम में। लेकिन फाइनल गुड्स क्या है, मॉनेटरी वैल्यू ऑफ दीज गुड्स इज इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। लेकिन जो मॉनेटरी वैल्यू है फाइनल गुड्स की, वो नेशनल इनकम में इंक्लूड होगी, क्योंकि वो लास्ट में बेचा जा रहा है, वो फाइनल कंजम्पशन के लिए बेचा जा रहा है। जब फाइनल कंजम्पशन के लिए कोई चीज बेची जाती है, तो उससे होने वाली इनकम हमेशा फाइनल गुड्स में इंक्लूड होती है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा इतना सारा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक है। मतलब यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको करवाने जा रहा हूँ। इसमें एग्जाम में आपसे हमेशा 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें आपको एक सेंटेंस दे रखा होगा, एक प्रोडक्ट के बारे में बता दिया होगा और पूछेंगे आपसे कि बताओ ये इंटरमीडिएट गुड्स है या फाइनल गुड्स है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। आप यहाँ पे पार्टिसिपेट भी करना। आप यहाँ पे वीडियो देखते टाइम पे, आप जब मैं करवाऊंगा तो आप कमेंट में आप खुद अपने थॉट्स रखिएगा कि हाँ मैं देख सकता हूँ कि ये इंटरमीडिएट गुड्स है फाइनल गुड्स, तो आप वो कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो पहला पॉइंट है मशीन परचेज बाय ट्रेडर ऑफ मशीन। आप वीडियो पॉज कीजिए और आप खुद सोचिए कि क्या चीज़ होगी कि मशीन परचेज कौन कर रहा है, ट्रेडर ऑफ मशीन कर रहा है। मतलब मशीन को बेचने वाला ही मशीन परचेज कर रहा है। समझ में आ रहा है? मशीन का वो क्यों, कौन है जो मशीन खरीद रहा है, एक ट्रेडर है। तो मतलब जिसका काम ही है मशीन खरीदना बेचना, वो मशीन परचेज कर रहा है। तो उस केस में क्या होगा, इंटरमीडिएट गुड्स होगा, फाइनल गुड्स होगा। आप खुद सोच के बताइए, ठीक है। सोच लिया, चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। अगर आपने सोचा है फाइनल गुड्स, तो ये फाइनल गुड्स नहीं होगा। अगर आपने सोचा इंटरमीडिएट गुड्स, तो ये इंटरमीडिएट गुड्स होगा। क्यों होगा वो देखते हैं रीजन। द मशीन परचेज बाय द डीलर ऑफ ट्रेडर ऑफ मशीन इज इंटरमीडिएट गुड्स बिकॉज दीज आर बॉट फॉर रीसेल। क्योंकि हमने पीछे भी देखा था, ये जो गुड्स रीसेल के लिए खरीदे जाते हैं, वो गुड्स कौन से होते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं। और यहाँ पर जो ट्रेडर ऑफ मशीन है, वो अपने लिए मशीन नहीं खरीद रहा, वो अपने काम के लिए मशीन नहीं खरीद रहा। मतलब वो उससे मशीन से कुछ प्रोडक्शन वगैरह नहीं करेगा, वो इसलिए खरीद रहा है वो इस मशीन को, ताकि वो क्या कर सके, आगे बेच सके, ठीक है। तो एक तरह से ये क्या हो गया, इंटरमीडिएट गुड्स हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है कार परचेज बाय फैमिली। ये तो आपको पता ही हो जाएगा कि किस तरीके से क्या होगा, इसका फाइनल गुड्स होगा, इंटरमीडिएट गुड्स होगा। तो ये क्या होगा, फाइनल गुड्स होगा। क्यों होगा, क्योंकि कार किसने परचेज करी है, फैमिली ने। और फैमिली क्यों परचेज करती है कार, आगे बेचने के लिए थोड़ी ना करेगी परचेज, वो किस लिए करेगी, ताकि वो खुद यूज कर सके, ठीक है। तो आंसर इसका देख लीजिएगा, अ कार परचेज बाय फैमिली इज फाइनल गुड। कार क्या है, जो परचेज करी है फैमिली ने, एक फाइनल गुड है। क्योंकि फैमिली इज द फाइनल यूजर ऑफ कार। फैमिली क्या है, फाइनल यूजर है उस कार का। एंड नो वैल्यू एडिशन कैन बी मेड टू द कार फर्दर। और उस कार में कोई भी एक्स्ट्रा वैल्यू एडिशन नहीं कर पाएंगे, मतलब उसमें कुछ भी प्रोडक्शन नहीं किया जा सकता। अब आगे समझ में आ गया। तो कार क्या है, हमारा फाइनल गुड है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। फर्नीचर परचेज बाय स्कूल। यहाँ पे थोड़ा आप सोचिएगा कि क्या चीज़ है ये। फर्नीचर कौन परचेज कर रहा है, स्कूल परचेज कर रहा है, ठीक है। तो आप सोचिए और बताइए क्या होगा, फाइनल गुड्स होगा, इंटरमीडिएट गुड्स होगा। कमेंट में बताना फाइनल गुड्स है या इंटरमीडिएट गुड्स है। चलिए इसका आंसर देखते हैं क्या है।
फर्नीचर परचेज बाय स्कूल इज फाइनल गुड्स। फर्नीचर जो स्कूल परचेज कर रहा है वो एक फाइनल गुड है। क्यों है? क्योंकि स्कूल इज अ फाइनल यूजर ऑफ द फर्नीचर। क्योंकि जो स्कूल है वो फाइनल यूजर है फर्नीचर का। जो स्कूल है वो फर्नीचर को आगे बेचने के लिए नहीं खरीद रहा है या उसमें कोई प्रोडक्शन नहीं कर रहा है ना। वो किस लिए यूज कर रहा है फर्नीचर को? अपने पर्पज के लिए यूज कर रहा है। स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करवा रहा है, अपने स्टाफ को प्रोवाइड करवा रहा है फर्नीचर वगैरह। तो सेल्फ कंजम्पशन के लिए वो यूज हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? फाइनल गुड्स हो जाएगा। एंड नो वैल्यू एडिशन कैन बी मेड टू द फर्नीचर फर्दर। और उसमें कोई वैल्यू एडिशन भी नहीं की जा रही कि जैसी फर्नीचर आया है वो वही फर्नीचर उसी तरीके से हम उसे यूज कर रहे हैं, कोई भी उसमें एक्स्ट्रा प्रोडक्शन वगैरह हम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या है। चॉक एंड डस्टर परचेज बाय अ स्कूल। अब यहाँ पे थोड़ा इंटरेस्टिंग है। अब लोगों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है यहाँ पे कि फाइनल गुड्स है इंटरमीडिएट गुड्स है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन देखो क्या है, क्या होगा ये आपके हिसाब से क्या होना चाहिए। चॉक एंड डस्टर परचेज बाय स्कूल आर इंटरमीडिएट गुड्स। चॉक एंड डस्टर जो परचेज हो रहे हैं वो क्या है? इंटरमीडिएट गुड्स है। क्यों है? बिकॉज दीज आर कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर इन प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विसेज। देखो यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर चॉक एंड डस्टर भी तो स्कूल यूज कर रहा है, स्कूल की प्रॉपर्टी है। तो बेटा यहाँ पे ये चीज समझो कि चॉक और डस्टर जो स्कूल परचेज कर रहा है वो किस लिए परचेज कर रहा है? अपने लिए परचेज थोड़ी ना कर रहा है, वो अपने स्टाफ को थोड़ी ना दे रहा है वो कि घर ले जाओ, या स्टाफ को थोड़ी ना दे रहा है काम करने के लिए, है ना। इसको किस लिए मिल रही है? ताकि वो स्टूडेंट्स को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। स्टूडेंट्स को क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? सर्विस। सर्विस किस चीज की? उनको पढ़ाई की सर्विस प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है, और हमने पीछे ही देखा था इंटरमीडिएट गुड्स की डेफिनेशन में, जहां पर कोई भी ऐसा गुड्स या सर्विस जो किस लिए यूज हो रही है? दूसरे गुड्स को बनाने में या सर्विस प्रोवाइड करने में, वो गुड्स क्या होते हैं? इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं। तो चॉक और डस्टर क्या है? इंटरमीडिएट गुड्स है। क्योंकि जो चॉक और डस्टर है वो किस लिए यूज हो रहे हैं? स्टूडेंट्स को आगे सर्विस प्रोवाइड करने में यूज हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो फर्नीचर है, फर्नीचर में यहाँ पे आप इसे अब जैसे फर्नीचर में आप बोलोगे फर्नीचर भी तो सर स्टूडेंट्स के लिए यूज हो रहा है। देखो बेटा वहां पे बात ये आ जाती है कि वो किस लिए यूज हो रहा है। फर्नीचर का क्या है? फर्नीचर आपने एक बार खरीद लिया, ठीक है, फर्नीचर तो लंबे समय के लिए चलेगा, हर साल थोड़ी ना फर्नीचर खराब होता है। वो सरकमस्टांसेस हो जाते हैं, लेकिन नेचुरली कभी तो खराब नहीं होगा ना, है ना। कि एक साल खरीद लिया, 6 महीने बाद फिर फर्नीचर चाहिए, ऐसा तो नहीं होता ना। वो एक तरह से इन्वेस्टमेंट हो गई कि हाँ हमने खरीद लिया, अभी लंबे समय के लिए चलेगा। लेकिन चौक और डस्टर का क्या है? चौक और डस्टर तो पूरे साल चलते रहते हैं, खत्म होते रहते हैं, आते रहते हैं, टूटते रहते हैं, खराब होते रहते हैं, आते रहते हैं। तो वो चीज क्या है? दोनों में ये चीज का डिफरेंस है कि जो फर्नीचर है वो एक तरह से इन्वेस्टमेंट ट्रीट करी जाती है, इसलिए वो फाइनल गुड्स माना जाता है। और चौक और डस्टर इन्वेस्टमेंट ट्रीट नहीं करी जाती, वो एक तरह से क्या है? इंटरमीडिएट गुड्स है। ताकि वो किस लिए यूज हो रहे हैं? गुड्स एज स्टूडेंट्स को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए वो यूज हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। अगर अभी भी आपको इसमें और फर्नीचर वाले में डाउट है तो आप कमेंट में आप बता दीजिएगा क्या डाउट है, मैं आपको इस पे सेपरेट वीडियो बना के अच्छे से आपको समझा दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारे पास देखते हैं। कंप्यूटर इंस्टॉल्ड इन एन ऑफिस। ये समझाइए आप क्या होना चाहिए, आप बताइए कमेंट में कि इंटरमीडिएट गुड्स होगा फाइनल गुड्स होगा। ठीक है, आप सोचिए और क्या होगा इसका आंसर आप खुद देखिए। चलिए देखते हैं क्या होगा इसका आंसर। तो कंप्यूटर इंस्टॉल इन एन ऑफिस आर फाइनल गुड्स। कंप्यूटर जो इंस्टॉल हो रहे हैं किसमें? ऑफिस में, वो क्या होंगे? फाइनल गुड्स होंगे। बिकॉज दीज आर यूज बाय ऑफिस रेगुलरली ईयर बाय ईयर एंड देयर आर ऑफ हाई वैल्यू विच आर यूज फॉर फाइनल कंजम्पशन। देखो यहाँ पे जो ऑफिस में जो कंप्यूटर यूज हो रहे हैं वो किस लिए यूज हो रहे हैं? काम करने के लिए यूज हो रहे हैं, अपना काम करने के लिए। जो कंपनी है जो काम कर रही है वो किसका? अपना काम कर रही है। तो एक तरह से जो ऑफिस वगैरह का जितना भी काम वगैरह वो कर रहे हैं कंप्यूटर से, तो जो कंप्यूटर का जो काम हो रहा है वो क्या? फाइनल कंजम्पशन के लिए हो रहा है, कंपनी के फाइनल कंजम्पशन के लिए हो रहा है। कंपनी अपने काम के लिए कंप्यूटर से काम निकलवा रही है, तो इसलिए यहाँ पे ये क्या होंगे? फाइनल गुड्स होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। मोबाइल सेट्स परचेज बाय अ डीलर। ये तो आपको पता ही होगा क्या होगा, इंटरमीडिएट होगा या फाइनल होगा, आपको तो समझ में आ ही जाओगा कि क्या चीज़ है। यहाँ पे डीलर आ गया। डीलर का मतलब क्या होता है? ऐसा पर्सन जो आपसे सामान खरीद रहा है ताकि वो आगे बेच सके। जो बीच का पर्सन होता है, एक तरह से कह सकते हो कि उसका काम ही है कि सामान खरीद के आगे बेचना, वो डीलर होता है। तो यहाँ पे एक तरह से कौन हो जाएगा? इंटरमीडिएट पर्सन हो जाएगा, इंटरमीडिएट गुड्स हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे वही लिखा है, मोबाइल सेट्स परचेज बाय मोबाइल डीलर आर इंटरमीडिएट गुड्स बिकॉज दीज आर ब्रॉड फॉर रीसेल फर्दर। ठीक है, क्योंकि ये किस लिए खरीदे जा रहे हैं? क्योंकि इन्हें आगे बेचा जाए। ठीक है,
चलिए आगे करते हैं सब। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे क्या चीज़ हो रही है। ये क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है, एक्सपेंडिचर ऑन मेंटेनेंस ऑफ मशीन ऑफ फैक्ट्री। तो आप बताइए यहाँ पे ये इंटरमीडिएट, अब यहाँ पे आपको ये देखना है कि इंटरमीडिएट गुड्स है या सॉरी, अब आपको यहाँ पे ये देखना है कि इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर है या फाइनल एक्सपेंडिचर है। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स में। मतलब जो हमने पीछे देखा था इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स, उसी तरीके से इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर और फाइनल एक्सपेंडिचर है। बस वहाँ पे गुड्स था, यहाँ पे एक्सपेंडिचर है। डेफिनेशन दोनों की बिल्कुल सेम होती है, ठीक है। तो आप खुद सोच के बताइए कि एक्सपेंडिचर किया जा रहा है एक फैक्ट्री में एक मशीन की मेंटेनेंस पे। मेंटेनेंस मतलब कुछ में वो खराबी हो गई होगी, इसलिए उस पर क्या कर रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं। तो आप बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। वीडियो पॉज कर लीजिए और सोचिए इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि आप पार्टिसिपेट करोगे तभी आपको ज़्यादा क्लैरिटी होगी, ठीक है। सोच लिया, चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। एक्सपेंडिचर और मेंटेनेंस ऑफ मशीन ऑफ अ फैक्ट्री इज एन इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर। ये क्या होगा, इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर होगा, बिकॉज दिस एक्सपेंडिचर डज नॉट इंक्रीज द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द मशीन। क्योंकि देखो ये इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर होगा, पहली चीज ये। और ये इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर हो क्यों रहा है, क्योंकि मेंटेनेंस करने की वजह से ये मशीन की जो करंट प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसको इंक्रीज नहीं कर रहा। फॉर एग्जाम्पल एक मशीन है, वो डेली के 100 यूनिट बना के हमें दे रही है, ठीक है। उसमें कुछ खराबी आ गई, हमने क्या करा, रिपेयर करवाने के लिए एक पर्सन को बुलाया, मैकेनिक को बुलाया, उसने रिपेयर कर दी। कोई उसमें पार्ट्स वगैरह टूट गया था, मान के चलते हैं उसमें कोई पार्ट्स टूट गया। तो जो पार्ट्स टूट गया उसने वही पार्ट रिप्लेस कर दिया, जो पार्ट टूटा वही उसने रिप्लेस कर दिया, ठीक है। जितना जैसा जो कैपेसिटी देगा उसके अकॉर्डिंग वो पार्ट उसने रिप्लेस कर दिया। अब मशीन दोबारा काम करने लगी, तो अभी भी वो कितने यूनिट बना रही है, 100 यूनिट ही बना रही है। पहले भी 100 बना रही थी रिपेयर करने से पहले, अभी भी 100 बना रही है। तो इससे क्या हुआ, उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज हुई। प्रोडक्शन कैपेसिटी का मतलब वो कितना यूनिट बना के दे रही है हमें डेली का। तो वो चीज़ है कि यहाँ पे पहले भी 100 बना रही थी, अब भी 100 बना रही है। तो इससे क्या आपको पता चला, यहाँ पे कुछ प्रोडक्शन में इसके चेंज हुआ कि पहले भी 100 अब भी 100, ना ज़्यादा हुआ ना कम हुआ। तो यहाँ पे प्रोडक्शन कैपेसिटी तो इंक्रीज ही नहीं हुई। तो इसलिए ये इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर है। अगर ये प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज कर देती तो वो फाइनल एक्सपेंडिचर हो जाता। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। क्लियर है कॉन्सेप्ट, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए एक बार और दोबारा देख लेते हैं, आपको दोबारा समझा देता हूँ कि मान के चलिए कि कोई मशीन है जिसका कोई पार्ट टूट गया, तो अगर उस टूटे हुए पार्ट को रिप्लेस किया जा रहा है जिसकी वजह से उसका जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है मशीन का वो इंक्रीज नहीं हो रहा, मतलब इंक्रीज भी नहीं हो रहा, डिक्रीज भी नहीं हो रहा, चेंज ही नहीं हो रहा, वो जितना पहले था उतना ही अब है। 100 पहले बना रहा था, अभी भी 100 बना रहा है। तो उस केस में जो भी एक्सपेंडिचर उस पर किया जा रहा है उसे कहेंगे क्या, इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर कहेंगे। इसे एक तरह से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। मतलब ये हर साल किया जाता है, मतलब पूरे साल ऐसे एक्सपेंडिचर चलते रहते हैं कि मान लो, क्योंकि मशीन है, अब मशीन तो मशीन है, वो कभी भी खराब हो सकती है, तो बार बार रिपेयर कराया जा सकता है। तो जो एक्सपेंडिचर कराया जाता है रिपेयर वगैरह पे, तो रिपेयर वगैरह पे जो एक्सपेंडिचर होता है वो पूरे साल चलता रहता है। एक महीने में 2 महीने मशीन खराब होगी, दोबारा हमने करवाया, तो इससे इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी थोड़ी ना इंक्रीज हो रही है, बार बार कराया जा रहा है। तो वो क्या चीज हो जाएगा, इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर हो जाएगा। और दूसरा रीजन आप ये भी समझ सकते हो, क्योंकि जो एक्सपेंडिचर पूरे साल कराया जाता है किसी मशीन पर या किसी एसेट पर, वो एक्सपेंडिचर क्या होता है, इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा, हो सकता है कुछ और क्वेश्चन उठा के आपसे पूछ लिया जाए कि फॉर एग्जाम्पल आप मान के चलिए कि एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग पे क्या हो रहा है, पेंट वगैरह कराया जा रहा है, हर साल पेंट कराया जाता है और उसमें क्या कहते हैं डेकोरेशन का सामान लगवाया जाता है, उसमें पेंट कराया जा रहा है। तो ये चीज़ क्या होगी, तो ये भी क्या होगा, इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर होगा, क्योंकि ये एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है, हर साल कराया जा रहा है। और दूसरी चीज़, इससे बिल्डिंग की वैल्यू भी नहीं बढ़ रही ना, बिल्डिंग जितनी पहले की थी उतनी आज ही बिकेगी, वो बात अलग है। बिल्डिंग धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, लेकिन जैसे एक टाइम पे जितनी वैल्यू होगी उसकी उतनी ही तो रहेगी, ज़्यादा थोड़ी ना बढ़ जाएगी उसकी वैल्यू, है ना। तो वो चीज़ भी यहाँ पर आ जाएगी, आप ऐसे भी देख सकते हैं, ठीक है। वहीं अगर आप बिल्डिंग में फ्लोर एडिशन कर देते हो, आपकी 4 फ्लोर की बिल्डिंग थी, आपने 2 फ्लोर और बना दिए, उसमें 6 फ्लोर हो गया, तो पहले जितने की बिल्डिंग बिक रही थी, मान के चलते 50 लाख की पहले बिल्डिंग आपकी 4 फ्लोर की बिक रही थी, लेकिन अब आपने 2 फ्लोर और उसमें एडिशन कर दिए, तो अब वो 50 लाख की बिल्डिंग आपकी 70-80 में जा रही है। तो ये क्या हो गया, आपकी वैल्यू बढ़ गई बिल्डिंग की। तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, फाइनल एक्सपेंडिचर हो जाएगा।
जब किसी कमोडिटी की वैल्यू बढ़ती है या उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ती है, उस चीज के होने वाले एक्सपेंडिचर को कहते क्या है, फाइनल एक्सपेंडिचर कहते हैं। लेकिन कोई भी कमोडिटी का जिससे उसकी कैपेसिटी नहीं बढ़ रही, उस पर कोई भी वैल्यू एडिशन नहीं हो रहा और उस पर एक्सपेंडिचर कराया जा रहा है, तो वो एक्सपेंडिचर क्या होता है, इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। हमने इस अकेले टॉपिक पे पिछले 5 से 6 मिनट लगा चुके हैं हम इस पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको अब समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कह रहा था पिछले टॉपिक पे। यहाँ पे देखिए क्या है पॉइंट, एक्सपेंडिचर ऑन इम्प्रूवमेंट ऑफ मशीन इन फैक्ट्री। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक फैक्ट्री है जिसमें एक मशीन है, उस पर क्या हो रहा है, इम्प्रूवमेंट कराई जा रही है। इम्प्रूवमेंट का मतलब क्या है कि उसमें कुछ ऐसा पार्ट लगाया जा रहा है, उसमें कुछ ऐसा एडिशन कराया जा रहा है जिससे वो मशीन क्या करे, अच्छा परफॉर्मेंस और करे। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक मशीन थी जिसमें क्या कहते हैं, एक एक्शन, जैसे पिछली मशीन का एग्जाम्पल ले लेते हैं, वो मशीन में बार बार टूट फूट हो रही थी, बार बार उसका क्या हो रहा था, साल भर साल हमें एक्सपेंडिचर करवाया जाना पड़ रहा था। ठीक है, बार बार खर्चा होता था। तो हमने क्या करा, मार्केट में पता किया कि जो इसका ये पार्ट टूट जाता है बार बार, इसे चेक करा जाए मार्केट में कि इससे अच्छा पार्ट, अपग्रेडेड पार्ट कोई मिल जाएगा। तो मार्केट में पता किया और हमें मिल गया। ठीक है, भले ही वो थोड़ा महंगा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें महंगे सस्ते से फर्क नहीं पड़ता। हमने क्या करा, उस एक मशीन को ले लिया, जो पार्ट टूटा था हमने क्या करा, उस पार्ट को अपनी मशीन में लगवा लिया। तो उससे क्या होगा, मशीन तो पहली बात जो रिपेयर मांगती थी वो नहीं मांगेगी जल्दी जल्दी। ठीक है, और दूसरी चीज हमें ये भी पता चला कि अगर ये पार्ट हम लगवा लेंगे अपनी मशीन में, तो इससे क्या होगा, प्रोडक्शन कैपेसिटी हमारी मशीन की इंक्रीज हो जाएगी। प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज होने का मतलब क्या है कि पहले अगर वो 100 यूनिट बना रही थी, तो अब वो हमें 100 से ज्यादा बना के देगी, 100 से 110 या 112 यूनिट हमें बना के देगी। तो इससे ये चीज क्या हो रही है, ये इम्प्रूवमेंट हो रही है मशीन में। ठीक है, इससे क्या होगा, मशीन की वैल्यू बढ़ेगी। कि आप पहले उसमें पार्ट वो नहीं लगाया तो मान के चलते वो मशीन 20 लाख की बिक जाएगी, लेकिन अब आपने उसमें पार्ट लगा दिया, वो 20 लाख इसलिए बिक रही थी क्योंकि 100 यूनिट बना के दे रही थी, लेकिन अब आपने उसमें पार्ट लगा दिया, अब आपके जो 100 यूनिट के बदले में वो कितने बना के देगी, 110 यूनिट या 112 यूनिट बना के देगी। तो जिसकी वजह से क्या होगा, आपकी वो जो मशीन की वैल्यू वो भी बढ़ जाएगी। कि 20 लाख की वैल्यू जी थी वो आप कितनी बढ़ जाएगी, मान के चलते 45-50 लाख तक वो बिक जाएगी मशीन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, वैल्यू भी बढ़ गई, उसकी इंप्रूवमेंट भी हो गई। ठीक है, तो इसका आंसर आपको अब तो क्लियर हो ही गया होगा कि होगा क्या। तो इसका आंसर फाइनल एक्सपेंडिचर होगा। ठीक है, देखो इसका आंसर क्या है, एक्सपेंडिचर और इम्प्रूवमेंट ऑफ मशीन इन अ फैक्ट्री इज फाइनल एक्सपेंडिचर। जो भी मशीन पे खर्चा किया जा रहा है एक फैक्ट्री में, किस लिए, इम्प्रूवमेंट पे खर्चा किया जा रहा है, तो उस एक्सपेंडिचर को कहेंगे क्या, फाइनल एक्सपेंडिचर कहेंगे। क्योंकि इट इंक्रीज द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द मशीन, क्योंकि जो ये एक्सपेंडिचर है ये क्या कर रहा है, प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज कर रहा है एक मशीन की। ठीक है, क्लियर है, ये मैं आपको एग्जाम्पल से अच्छे से समझा चुका हूँ, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब क्या है हमारे पास। अब कुछ ये छोटे मोटे टॉपिक हैं, अब आपका बेसिकली सारा बड़े बड़े जो टॉपिक थे, इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट थे, वो आपके क्या हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, चलिए आप ये बस डेफिनेशन है, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर आपको समझाता हूँ क्या होते हैं। ठीक है, अगर आप नोट कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है आपके लिए, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ आपके पास टाइम कम बचा है और आपको अपनी स्टडी स्टार्ट करनी पड़ेगी अभी। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ये नोट्स प्रोवाइड करवा सकूँ। ठीक है, जब तक मैं आपको करवा सकता हूँ मैं तब तक करवाऊँगा, और बाकी तो फिर देख ही लेंगे जब जैसा भी होगा। ठीक है, लेकिन मैं आपको प्रॉमिस नहीं कर रहा, लेकिन एक ट्राई करूँगा कि आपको सारे के सारे आपको ये नोट्स प्रोवाइड कर सके। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे क्या है। ये कुछ डेफिनेशन है, इसके ऊपर भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि स्टॉक होता है या फ्लो होता है। तो स्टॉक का मतलब क्या होता है, स्टॉक इज दैट वेरिएबल विच इज कैलकुलेटेड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, फॉर एग्जाम्पल वेल्थ और कैपिटल। स्टॉक एक वेरिएबल है, स्टॉक क्या है, एक वेरिएबल कह सकते हो। वेरिएबल का मतलब क्या है, एक ऐसी चीज है जो कहाँ पे कैलकुलेट होती है, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब क्या है, एक पॉइंट ऑफ टाइम पर। एक पॉइंट ऑफ टाइम कैसे हो सकता है, एक डेट पे जो कैलकुलेट होती है उस चीज को कहते क्या है, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम कहते हैं। तो जो चीज एक डेट पे कैलकुलेट होती है उस चीज को कहते क्या है, स्टॉक कहते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल जैसे कि वेल्थ हो गया और कैपिटल हो गया। जैसे कि मान के चलते हैं, जैसे कि हम बैलेंस शीट जब चेक करते हैं तो बैलेंस शीट में क्या होता है, जो भी स्टॉक वगैरह हम लेके चलते हैं वो कब का लेके चलते हैं, 31 मार्च का या 31 दिसंबर का लेके चलते हैं। तो वो चीज़ क्या होती है, हमारी एक तरह से स्टॉक होती है। और अगर
आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा बैलेंस शीट क्या होती है, अगर आप नॉन कॉमर्स से हैं तो आप ऐसे समझिए कि आपको जो सैलरी मिल रही है, आपकी जो एक दिन की सैलरी होगी, सैलरी क्या होती है पूरे मंथ की कैलकुलेट होती है, लेकिन मंथ की कैलकुलेट होती कैसे है, एक एक दिन मिला के ही तो कैलकुलेट होती है ना। तो एक दिन की जो सैलरी होगी वो क्या होगी, स्टॉक होगी आपकी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी सैलरी 15,000 है तो आपकी एक दिन की सैलरी कितनी हो जाएगी, 500 रुपये। तो 500 रुपये जो होगी वो क्या होगी, आपकी स्टॉक होगी। ठीक है, या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि आपका घर है, आपने 1 तारीख पे उसका वैल्यूएशन करवाया है, आपने 1 तारीख पे मतलब मान के चलते हैं, कोई भी डेट ले लेते हैं, मंथ की 15 तारीख का आपको डेट ले लेते हैं, 15 जुलाई इसकी डेट ले लेते हैं, आज की डेट पे 15 जुलाई पे आपने अपनी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन निकलवाई, आपको पता चला कि मेरी प्रॉपर्टी की वैल्यू 100 करोड़ है, तो आज के डेट पे जो 100 करोड़ वैल्यू निकली वो क्या हो जाएगा, स्टॉक हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया अच्छे से, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, फ्लो। फ्लो क्या है, फ्लो इज अ क्वांटिटी विच इज कैलकुलेटेड फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। दोनों में इतना ही डिफरेंस है, ऊपर पॉइंट ऑफ टाइम है, यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम है। यहाँ पे पॉइंट का मतलब एक डेट की बात हो रही है, पीरियड का मतलब है यहाँ पे सीरीज की बात हो रही है। सीरीज कैसे, जैसे कि इनकम, जैसे कि इन्वेस्टमेंट, ठीक है, जैसे कि आपकी रेवेन्यू जो होती है, क्योंकि जो इनकम आपकी कैलकुलेट हो रही है, इनकम का जो पोर्शन होता है वो कैसे आता है, वो पूरे महीने के हिसाब से आता है, पूरे महीने की इनकम होती है, 1 तारीख से 30 तारीख की इनकम होती है ना, 1 तारीख से 30 दिन की इनकम होती है। तो वो चीज़ क्या होती है, फ्लो होता है, कि उसमें एक सीरीज की बात हुई है, आपकी एक दिन की सैलरी स्टॉक है, आपकी 30 दिन की सैलरी फ्लो है, आप ऐसे समझिए। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे इन दोनों में डिफरेंशिएट करना है, कि अगर एक डेट का अगर आपको कोई सामान दे रखा है तो वो चीज़ क्या स्टॉक है, अगर आपको पूरे महीने के हिसाब से दे रखी है वो चीज़, या फिर महीने, 6 महीने, साल के हिसाब से दे रखी है, तो वो चीज़ क्या हो जाएगी, अब हमारी फ्लो हो जाएगी। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ओके, तो हमारी स्लाइड्स खत्म हो चुकी हैं, तो मतलब हमारा आज का टॉपिक सारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, आई होप आपको जितना मैंने करवाया है आपको सारा अच्छे से समझ में आ गया होगा, और उम्मीद करता हूँ आप आगे भी कंटिन्यू करेंगे मेरे साथ। और अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले उसे जाके देख लीजिए, उससे क्या होगा, आपके जो भी डाउट्स वगैरह होंगे थोड़े बहुत वहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम कोशिश करेंगे इसके आगे कंटिन्यू करने की, ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक कंटिन्यू करने के लिए। ठीक है, तो चलिए फिर, अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप पहले से हैं चैनल पर तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा अगर आपको कोई डाउट्स वगैरह हैं तो। ठीक है, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।